नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज के हमारे एमसीक्यू वीडियो का टॉपिक है एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। जिस तरीके से हमने सिलेबस वाइज इस एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट किया था, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे पब्लिक हेल्थ के, और उसके अंदर सब टॉपिक के अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसके अलावा हमने हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, हमने एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा, एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ा, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा, और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल इसके बारे में डिफरेंट एमसीक्यू सेशन के द्वारा विद रैशनल हमने इस टॉपिक्स को कवर किया है। तो सिलेबस वाइज स्टडी के अंदर अगला टॉपिक आता हमारा चाइल्ड हेल्थ, और चाइल्ड हेल्थ के अंदर सबसे पहला टॉपिक है सीएचओ के सिलेबस के हिसाब से एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सारे न्यूबॉर्न का एसेंशियल केयर के बारे में पढ़ेंगे, बर्थ के समय क्या क्या एसेंशियल केयर का नीड रहता है। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये जो एसेंशियल केयर का टॉपिक है, इसमें वेरियस न्यूबॉर्न केयर एट डिफरेंट एस्पेक्ट उसके बारे में विद रैशनल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए, ताकि एक हाफ एन आवर का जो सेशन है अपना वो एक जो है मंजिल तक पहुंचे, एक बेहतरीन सेशन रहेगा, मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके और अपना जो टारगेट है अपन ने जो लेके चला है कि इस सीएचओ के एग्जाम के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराना है, उसको अपन अचीव कर पाए। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिए, और मैक्सिमम लोगों तो को कनेक्ट कर दीजिए, ताकि हम इससे एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत कर सके। शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेशन की एक बेहतरीन थॉट के साथ में। और आज का जो इस ये सेशन है उसका हमारा थॉट रहेगा कि व्हेन वी वांट टू व्हेन वी वांट टू सच चेंज इन आवर लाइफ व्हेन वी वांट टू सच चेंज इन आवर लाइफ, कि हम अगर चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ चेंज हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान के द्वारा आपको रोज एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। ईच डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। हर दिन एक नया दिन आपको मिलता है, और हर दिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस करो और वो परमानेंटली कर दो। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको सिर्फ ग्रास्प करना है, अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करना है और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए लग जाना है। डेफिनेटली आप एक दिन उस सफलता को अचीव करेंगे जिस सफलता के बारे में आपने कभी सोचा है। तो बस इसी तरीके से लगे हुए रहिए अपने लाइफ के अंदर चेंजेस को करने के लिए, और ये चेंजेस जो है वो हमेशा के लिए हो, इसके लिए, और बेहतरीन चेंजेज हो और अच्छा भविष्य बने, इसके लिए प्रयासरत रहिए। तो शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेशन की बेहतरीन थॉट के साथ में, और मैक्सिमम पीपल कनेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के टॉपिक का, और टॉपिक है एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज to provide immediate care to all newborns at birth. A health facility must have within its delivery room. हर न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ के समय एसेंशियल केयर की नीड रहती है। तो जैसे ही बच्चा बर्थ हो जाता है, इमीडिएट केयर जो आप देंगे न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ के समय, तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो कहाँ देनी होती है, डिलीवरी रूम के किस एरिया के अंदर देनी होती है, ये पहला क्वेश्चन है। जिस तरह का टॉपिक है उसी हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई बच्चा बर्थ होता है तो इमीडिएट केयर आप देते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इमीडिएट केयर रहती है वहां पे। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी रूम कौन सा रहेगा? न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट। चार ऑप्शन है यहाँ पे। सवाल ने पूछा है इमीडिएट केयर, देयर इज वेरियस टाइप ऑफ इमीडिएट केयर। जैसे ही बच्चा बर्थ होता है उस बच्चे को ड्राई करना होता है, वार्म रखना होता है, सक्शन करना होता है, और इसके अलावा जो है उस बच्चे के अंदर जो है सारा असेंशियल एग्जामिनेशन करना होता है, अपगार स्कोरिंग करना होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ न्यूबॉर्न केयर वहां पे देना होता है। उस न्यूबॉर्न को बर्थ के समय न्यूबॉर्न को वो सब केयर प्रोवाइड करने के लिए कौन सी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होएगी उस डिलीवरी रूम के अंदर? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। और डिलीवरी रूम के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन सी अवेलेबल होगी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे होम बेस्ड न्यूबॉर्न, ऑप्शन लिखा हुआ है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट।
तो हेल्थ केयर फैसिलिटी होम बेस्ड नहीं होती है, तो ये तो खोटा जवाब हो गया, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटी का अवेलेबिलिटी जो होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर होता है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, तो ऐसा स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट हर बर्थ वाले बच्चे के लिए नहीं होता है ना। और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट नाम से ये नहीं होता है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है जिसने भी दिए है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। जिस तरीके का टॉपिक है अपना उसी हिसाब से जवाब बनता है, हमेशा याद रखिएगा। टॉपिक क्या था, असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न केयर कहाँ लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट बात है। न्यूबॉर्न केयर, वो भी स्पेशल नहीं, असेंशियल। असेंशियल और स्पेशल में फर्क होता है, तो हम असेंशियल केयर दे रहे हैं, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। तो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के नाम से ये हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होती है डिलीवरी रूम के अंदर, और जहां पे न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ होने के बाद में सारे इमीडिएट केयर दिए जाते हैं, है ना। जितने भी इमीडिएट केयर है जो बच्चे को नीड होती है, ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुद को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। और जब बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाएगा तो उसकी लाइफ की जो सर्वाइवल रेट होती है वो बढ़ जाती है, और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एंड फॉर द adjustment of external environment, we have to provide immediate care to all newborn at the healthcare facility delivery room in the newborn care corner. A is the correct one, NCC, newborn care corner. All of the following therapies may be required in a 1 hour old infant. एक बच्चा जो 1 घंटे पहले बर्थ हुआ है, उस बच्चे के अंदर सारी थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा सफर कर रहा है सीवियर बर्थ एस्पेक्शिया से, एक चीज को छोड़ के बाकी सारी थेरेपी देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, न्यूबॉर्न केयर के अंदर आता है ये। ग्लूकोज, डेक्सामेथाजोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट और नॉर्मल सेलाइन। सवाल को समझेंगे कि बच्चे का उम्र कितना है, 1 घंटा है, 1 hour ओल्ड बच्चा है, इन्फेंट एज है, 1 घंटे का बच्चा है, और उस वो बच्चा बर्थ हुआ है सीवियर बर्थ एस्पेक्शिया के साथ में। सीवियर बर्थ एस्पेक्शिया का मतलब होता है उस बच्चे के ब्रेन को, उस बच्चे के ब्रेन को बर्थ के समय ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, और उसकी वजह से एस्पेक्शिया हो रहा है। एस्पेक्शिया वर्ड का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन सेल और टिश्यू। ब्रेन के सेल और टिश्यू को क्या नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। किसको नहीं जा रहा है, ब्रेन के सेल और टिश्यू को। उसका रीजन है हाइपोक्सिया उसकी बॉडी के अंदर, और 1 घंटे का बच्चा है। तो उस सीवियर बर्थ एस्पेक्शिया वाले बच्चे में, जिस बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, ब्रेन के सेल और टिश्यू जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं, उस 1 घंटे के बच्चे के अंदर कौन सी थेरेपी, सवाल ने पूछा है कौन सी थेरेपी आप काम में लेंगे या जरूरत रहेगा ट्रीटमेंट के अंदर, किसी एक को छोड़ के। मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें 3 थेरेपी तो आप उस बच्चे के लिए यूज करेंगे और एक चीज यूज नहीं करेंगे। सवाल ने पूछा है कौन सा यूज नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से कई लोगों ने जवाब दिया है, और कुछ लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन कई सारे लोगों ने बहुत खोटा जवाब दिया है। तो सवाल को समझेंगे। बर्थ एस्पेक्सिया, ब्रेन के सेल और टिश्यू को जब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है तो वो बच्चा लिथार्जिक हो जाता है। वो बच्चा क्या हो जाता है, लिथार्जिक हो जाता है। और वो लिथार्जिक बच्चा जो होता है वो इंटेक नहीं कर पाता है फ्लूइड का, इंटेक नहीं कर पाता है मिल्क का, और बॉडी के अंदर मिल्क और फ्लूइड की जो है वो डेफिशिएंसी रहती है। नॉर्मल बच्चा जो बर्थ होता है वो भी अगर ढंग से फीडिंग नहीं करे तो उस बच्चे में कॉमन 2 कॉम्प्लिकेशन रहते हैं बर्थ के समय, और बर्थ एस्पेक्शिया वाले बच्चे में तो होंगे ही होंगे जब वो इंटेक नहीं कर रहा है, और वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। एक तो कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया। एक रहती है हाइपोकैल्सीमिया। एक क्या रहती है, हाइपोकैल्सीमिया। ये दो प्रॉब्लम नॉर्मल बच्चा जो ढंग से फीड नहीं करता उसमें ही हो जाती है, तो बर्थ एस्पेक्शिया वाले बच्चे में तो ये दो प्रॉब्लम होगी होगी। इसके अलावा बर्थ एस्पेक्शिया वाला बच्चा, हमने बोला कि जब ब्रेन काम नहीं करता तो बच्चा लेथार्जिक होता है, बच्चा अनकॉन्शियस वाली सिचुएशन के होता है लगभग। तो वो बच्चा इंटेक नहीं कर पाता बॉडी में फ्लूइड का। जब फ्लूइड का इंटेक नहीं कर पाता तो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होने लग जाती है, उसकी बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। क्योंकि बच्चे की बॉडी में टोटल बॉडी वेट का लगभग 80% के आसपास सिर्फ फ्लूइड होता है, और फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी तो उस बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोवोलीमिया, ये ज्यादातर प्रॉब्लम वहां पे रहेगी उस बच्चे में जो कि सीवियर बर्थ एस्पेक्शिया के साथ में बर्थ हुआ है और वो रेस्पॉन्सिव चाइल्ड नहीं है। तो इन तीनों चीजों को ट्रीट करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया वी हैव टू प्रोवाइड ग्लूकोज। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया
we have to provide calcium gluconate therapy, and to treat the hypovolemia we have to provide normal saline. तो सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया वाले बच्चे के अंदर आप ग्लूकोज दे सकते हैं, आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जो डेक्सामेथाजोन दवाई यहाँ पे लिखी हुई है बी ऑप्शन के अंदर, ये एक स्टेरॉइड मेडिकेशन है। कैसी मेडिकेशन है? स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड ड्रग जो होती है उसका एक्शन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। कैसा एक्शन होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करती है। इस सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया वाले बच्चे की बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए डेक्सामेथाजोन दवाई जो है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, डेक्सामेथाजोन देने की जरूरत नहीं है एज ए थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया। बाकी तीनों चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड नॉर्मल सेलाइन। हाइपोथर्मिया इन न्यूनेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक और बड़ी प्रॉब्लम, हर न्यूबॉर्न बेबी जो बर्थ होता है उसको जब हम केयर देते हैं तो आपको इस चीज को प्रिवेंट करना ही पड़ेगा, और वो क्या है? हाइपोथर्मिया। तो एक बच्चे को हाइपोथर्मिया अगर हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को न्यूनेटल एज के अंदर हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे? ये सवाल ने पूछा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथर्मिया इन ए न्यूबॉर्न या न्यूनेट। अगर आपको हाइपोथर्मिया के कैरेक्टरिस्टिक पता है तो आप बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इसको हाइपोथर्मिया हो रहा है, और उसके अनुसार उसको केयर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता तो आप हाइपोथर्मिया को पहचान नहीं पाएंगे और बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है लेस होना बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाना। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में टेम्परेचर जो होता है उससे कम होने का मतलब है, नॉर्मल 36.5 टू 37.5 होता है, उससे कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। हाइपोथर्मिया का मतलब लेस बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल है 36.5 टू 37.5, और 36.5 से कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है, जिसकी तीन कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर टेम्परेचर 36 टू 36.4 है तो ये माइल्ड हाइपोथर्मिया है, 32 टू 35.9 है तो ये मॉडरेट है, और लेस देन 32 को सीवियर हाइपोथर्मिया की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। हाइपोथर्मिया जब भी बच्चे को होता है तो बच्चा का बॉडी जो होता है, बच्चे का बॉडी जो होता है वो लेथार्जिक हो जाता है, बच्चे का बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो जाता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हाइपर एक्टिव, तो यहाँ पे बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं रह के कैसे रहेगा? लेथार्जी हो जाएगा, बच्चा लेथार्जी हो जाएगा, लेस एक्टिव हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है, उसकी बॉडी की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, लेस एक्टिव लेथार्जी बेबी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाएगा। तो जो बच्चा हाइपोथर्मिया में रहेगा उसमें इंटेक जो है वो कम हो जाता है, और जब बच्चे में इंटेक कम होगा तो उसके ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होएगा। अगर आप लेस इंटेक करेंगे तो लेस ग्लूकोज हो जाएगा। एक ऑप्शन लिखा हुआ हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, और जब भी किसी क्वेश्चन में दो ऑपोजिट ऑप्शन दिए हुए तो जवाब उसी में से होता है। तो हाइपो लिखा हुआ है, हाइपर लिखा हुआ है, जब हमने कहा इंटेक नहीं करेगा बच्चा तो ग्लूकोज का लेवल कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा होने की वहां पे कोई संभावना नहीं है। और जब इनटेक कम होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन में बच्चा रहेगा, वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होगी, तो उस बच्चे में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज तो नहीं हो सकता, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज भी डिक्रीज हो जाएगा, एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, चीजें डिक्रीज होएगी, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये डिक्रीज को इंडिकेट करने वाला एकमात्र ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया। ये कहता है कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? कम हो जाएगा। और हाइपोथर्मिया कैरेक्टराइज रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया से। तो हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, लेथार्जिक बेबी रहेगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल होएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, और डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर होगा, और डिक्रीज हार्ट रेट होगा, ब्रेडिकार्डिया भी रहेगा वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है। हाइपोथर्मिया को पहचानना और उसको मैनेज करना न्यूबॉर्न बेबी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेज करने के लिए बच्चे को ड्राई करके कवर करके रखना होता है, रेडिएंट वार्मर काम में लेने होते हैं, और इंक्यूबेटर्स काम में लेने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के, ताकि बच्चा जो है उसको हाइपोथर्मिया की वजह से, हाइपोथर्मिया एक मेजर कोज है जो कि न्यूनेटल मोर्टिलिटी के कारण के अंदर आता है, तो हाइपोथर्मिया को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होंगे, आप पहचान पाएंगे अगर हाइपोथर्मिया को, तो डेफिनेटली आप उसको मैनेज भी अच्छे से कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। जो बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है
वो कौन बच्चा होता है? वो बच्चा जो ज्यादा प्री मैच्योर होता है, लो बर्थ वेट बेबी होता है। कंगारू मदर केयर उसी तरह का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है, उस बच्चे को हाइपोथर्मिया में जाने से प्रिवेंट करने के लिए कंगारू मदर केयर का सहारा लिया जाता है। और इस कंगारू मदर केयर के अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, उसके कंपोनेंट को यूज करके हम न्यूबॉर्न बेबी को केयर देते हैं, और वो केयर प्रोवाइड करके हम उसको हाइपोथर्मिया में जाने से प्रिवेंट करते हैं। उन बच्चों को जिनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, और लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में आते हैं वो, उनका वजन जो है वो लगभग 1200 से 1800 ग्राम के बीच में होता है। इस तरीके के बच्चों में कंगारू मदर केयर के द्वारा हाइपोथर्मिया को मैनेज करते हैं। तो सवाल ने ये पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ केएमसी? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। कंगारू मदर केयर जो होती है, वो कंगारू एक जो है पशु है ऑस्ट्रेलिया का, और नेशनल एनिमल, और वो अपने बच्चे को केयर देता है कि जब उसका बच्चा बर्थ होता है तो उसके एक झोला पाया जाता है स्किन के ऊपर, वो उस झोले के अंदर बच्चे को डाल देता है, वो स्किन का ही बना हुआ था उसकी, और उसकी स्किन के अंदर ही बच्चा लेटा रहता है, और वो बच्चे जो है उस बच्चे में उस तरीके का केयर देना कंगारू मदर केयर कहलाता है। तो ऐसे ही हम, जब बच्चा बर्थ होता है तो उस बच्चे के कपड़े को, क्लॉथ को रिमूव करके, मदर के क्लॉथ को रिमूव करके बच्चे और मदर को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बच्चा जो है उसमें हीट का लॉस मिनिमम होगा, और मदर का हीट का ट्रांसफर बच्चे में हो जाएगा बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, और ऐसे हीट का ट्रांसफर होने से बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट सबसे पहला कंपोनेंट है हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, जो भी लव बर्थ वेट बेबी और प्री टर्म बेबी पैदा हुआ है उस बच्चे के अंदर। स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर के अलावा फादर, कोई भी रिलेटिव, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी जो है कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला कंपोनेंट सिर्फ काम में लेना है। तो ये किसी की भी स्किन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे बच्चे में हीट का ट्रांसफर होगा डायरेक्ट कांटेक्ट से। दूसरा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसके कंपोनेंट के अंदर आता है। जब अपन स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखेंगे, मदर अच्छे से बच्चे को क्या करा पाएगी, फीड करा पाएगी, और जब मदर अच्छे से फीड करा पाएगी तो बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगी तो हीट का जनरेशन होगा। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट के अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग न्यूबॉर्न बेबी को कराना होता है। इसके अलावा अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, अगर बच्चे को बहुत अच्छे से वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग मिलेगा और बच्चे के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखेंगे, हाइपोथर्मिया में बच्चा नहीं जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो उस बच्चे के अंदर जल्दी से उसका वजन बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल के रुकने का जो टाइमिंग है वो लेस हो जाएगा, और बच्चा जो है वो जल्दी से डिस्चार्ज और फॉलो अप के अंदर आ पाएगा। तो अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप जो है वो भी यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आता है। तो ए, बी और सी, ये तीनों कंपोनेंट जो है उस बच्चे के अंदर रहेंगे जो बच्चा किस में जा रहा है, हाइपोथर्मिया के अंदर जा रहा है। जो बच्चा हाइपोथर्मिया के अंदर जा रहा है, सॉरी, जो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है, जिस बच्चे का बर्थ वेट जो है वो लेस है, उस बच्चे में ये तीनों चीजें तो उसके कंपोनेंट में आएगी। लेकिन लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब होता है अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। तो ये केएमसी के कंपोनेंट में नहीं है कि बच्चे को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बर्थ होते ही दे दे। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो होता है उसका कंसेप्ट जो होता है बच्चे के 4 से 6 महीने के बाद में स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल लाइफ के अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वहां पे जरूरत नहीं रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नॉट ए कंपोनेंट का क्वेश्चन था, तो डी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं रहता है, और बाकी सारे कंपोनेंट इस बीमारी के रहते हैं। Next is the appropriate approach to a neonate presenting with vaginal bleeding on the day 4। डे 4 दिन का बच्चा है, वेजाइनल ब्लीडिंग वहां पे लेके आया है, क्या अप्रोप्रिएट अप्रोच रहेगी 4 दिन के बच्चे में जिसमें पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है? अप्रोप्रिएट अप्रोच बताइए 4 दिन के बच्चे में जिसमें पर वेजाइनल वहां पे ब्लीडिंग प्रेजेंट है। ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थर्ड ऑप्शन है नो स्पेसिफिक थेरेपी, और फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 ml पर केजी ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ओवर 4 आवर्स। तो 4 दिन का जो फीमेल चाइल्ड होती है उसमें बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और बहुत अच्छे से आपने जो है इस क्वेश्चन को हैंडल किया है, बहुत ही शानदार। तो 4 दिन का बच्चा जो होता है स्पेशली फीमेल चाइल्ड, उसके अंदर अगर पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है,
तो इसके लिए एक टर्म काम में लिया जाता है स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। क्या टर्म काम में लिया जाता है? स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। स्यूडो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं, पर वेजाइनल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी शुरुआत जो होती है लगभग 13 साल की उम्र के अंदर, प्यूबर्टी के समय फीमेल चाइल्ड में होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनाची बोला जाता है और यहाँ से रिप्रोडक्टिव एज की शुरुआत होती है और ये लगभग 45 टू 55 ईयर्स तक रहती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनार्ची टू मेनोपॉज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 डेज में रिपीटेडली एक साइक्लिंग प्रोसेस होता है जिसमें ओवुलेशन का प्रोसेस होता है और फीमेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर रहती है और पर वेजाइनल ब्लीडिंग का रिपीटेशन होता है हर 28 डेज के बाद में। अब ये सारा तो रिप्रोडक्टिव एज में होना चाहिए, लेकिन एक बर्थ हुई हुई बच्ची के अंदर अगर बर्थ के समय ही मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं हो सकता। तो इसको हमने स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स मेंस्ट्रुएशन बोला। और ये फॉल्स मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है उस फीमेल चाइल्ड के अंदर? उसका रीजन होता है विड्रॉल इफेक्ट ऑफ मैटरनल हार्मोन। और हार्मोनल इंपैक्ट के कारण ये परवेजनल ब्लीडिंग हो रही है, जो कि 2 या 3 दिन रहेगा और उसके बाद में ये ऑटो ट्रीट हो जाएगी, है ना, अपना आप बंद हो जाएगी। किसी भी तरीके के इलाज की यहाँ पे जरूरत नहीं रहता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि देयर इज नो नीड ऑफ स्पेसिफिक थेरेपी, क्योंकि ये जो हो रहा है ये स्यूडो मेंस्ट्रुएशन है और इसमें किसी स्पेशल अप्रोच की जरूरत नहीं रहती है। अगर हम इसको एबनॉर्मल माने, नॉर्मली तो ये स्यूडो मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है और नॉर्मल है इसलिए ऑप्शन सी बन गया, है ना। अगर ये अबनॉर्मल होती, किसी को इस तरह से बॉडी में कहीं मान लो ब्लीडिंग होती है, तो जब इसको हम अबनॉर्मल मानते हैं तो ए बी और डी तीनों इंटरवेंशन काम में लिए जाते हैं। कि अगर किसी आदमी को मान लो एपिस्टैक्सिस हो रही है तो ये एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या किसी को इमेचूरिया हो रहा है तो ये एक तरह की ब्लीडिंग है। और जब आदमी को इस तरह की ब्लीडिंग होती है तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए कि साहब उसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, होने का रीजन क्या है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के काम में लेंगे, हम उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ब्लीडिंग का डिसऑर्डर होता है। यहाँ इस बच्चे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, उसका ये जो प्रॉब्लम है ये स्यूडो मेंस्ट्रुएशन है जो कि नॉर्मल होता है। इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज नो स्पेसिफिक थेरेपी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता तो ए बी और डी बनता, तो ये आंसर यहाँ पे नहीं जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन है नॉर्मल हार्ट रेट, आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चंस, नॉर्मल हार्ट रेट इन न्यू बॉर्न। और आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने पीडियाट्रिक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। नॉर्मल हार्ट रेट न्यू बॉर्न का कितना होता है? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। इट्स 120 टू 160 बीट पर मिनट, है ना, 120 टू 160। एवरेज हार्ट रेट जो होती है वो 140 होती है, नॉर्मल होती है 120 टू 160, एवरेज जो होती है वो कितनी होती है? 140 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल हार्ट रेट का क्राइटेरिया रहता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए 80 टू 100 पर मिनट, 100 टू 125 पर मिनट, 120 टू 160 पर मिनट और 160 टू 200 पर मिनट। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि नॉर्मल हार्ट रेट 120 टू 160 होती है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 120 से 160, अगर हार्ट रेट 100 से कम हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं, और 180 से ज्यादा हो जाए तो उसको टेकीकार्डिया के नाम से हम जानते हैं। नॉर्मल होता है 120 टू 160, एवरेज होती है 140, 100 से कम ब्रेडी, 180 से ज्यादा टेकीकार्डिया कहलाता है। टेकीकार्डिया ज्यादातर कंजेनिटल हार्ट डिजीज को इंडिकेट करते हैं और ब्रेडिकार्डिया हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। दोनों ही कंडीशन बच्चे के लिए जानलेवा होती है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का कारण बनती है। इसलिए हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, न तो कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। और नॉर्मल कितनी होती है? 120 टू 160 बीट पर मिनट। नियोनेटल मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी, है ना, एमसीवी कितना होता है नॉर्मली? एमसीवी वो वैल्यू होती है जो आरबीसी से संबंधित है, इसको हम फेम्टोलीटर के अंदर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? फेम्टोलीटर इसकी यूनिट होती है। और ये एमसीवी जो होता है वो ज्यादातर आरबीसी के बारे में बताता है, वॉल्यूम वाली कंडीशन को बताता है। तो न्यूनेटल एमसीवी नॉर्मल कितना होता है? 90 टू 110 फेम्टोलीटर, 110 टू 125 फेम्टोलीटर, 125 टू 135 फेम्टोलीटर, 140 टू 150 फेम्टोलीटर। फटाफट से अपना जवाब पुट करिए। नॉर्मल मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये होता है मीन कॉर्पस्कुलर मतलब आर सेल, सेल आरबीसी, कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम,
नॉर्मली मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है? डिफरेंट एज पे अलग अलग मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है। एज के अनुसार हम बात करें तो बर्थ के समय का मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 1 महीने की उम्र में, 1 से 2 साल की उम्र में, 2 से 6 साल की उम्र में, 6 से 12 साल की उम्र में। बर्थ के समय 1 महीना, 1 से 2 साल, 2 से 6 साल, 6 से 12 साल। बर्थ के समय मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है 108। 1 महीने की उम्र पे ये 104 होता है। 1 से 2 साल की उम्र पे लगभग 78 के आसपास होता है। 2 से 6 साल की उम्र पे 81 फेम्टोलीटर के आसपास होता है। और 6 से 12 साल की उम्र पे 77 फेम्टोलीटर के आसपास होता है। तो ये नॉर्मल वैल्यू रहती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर। बर्थ के समय सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद में आप देख पा रहे हो कि ये कम होता जाता है, क्योंकि आरबीसी और प्लाज्मा जो है उसका कंपोजिशन का लेवल अलग अलग हो जाता है, आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं। तो बर्थ के समय ये सबसे ज्यादा है 108। यहाँ पे हमें पूछा है न्यूनेट के अंदर, तो हम बर्थ वाले के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना प्रीफर करेंगे। हालांकि 108 से ज्यादा मतलब 110 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 3 ऑप्शन जो है 110, 125, 121, 35, 140, ये बहुत ज्यादा है ना। आप देख पा रहे हो कि ये किसी भी रीडिंग के अंदर सेट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ये तो बहुत ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर जो है वो 190 टू 110 के बीच में ही है ना, क्योंकि 108 और 104 ये रहता है इनिशियली। तो ये किसके बीच में है? 90 टू 110। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 90 टू 110 फेम्टोलीटर। बी, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एट बर्थ 90 टू 110 फेम्टोलीटर। Early neonatal period is up to how many days? It's a very very easy question or tricky question and मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नियोनेटल पीरियड के बारे में यहाँ पे पूछा है 1 डे, 7 डेज, 28 डेज और 14 डेज। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन न्यूनेटल पीरियड जो होता है, न्यू बॉर्न पीरियड जिसको बोलते हैं, वो फर्स्ट 28 डेज की लाइफ होती है और हमें वहां पे एग्जाम में न्यूनेटल पीरियड ही दिखता है। हालांकि हो सकता है कि अभी यहाँ पे आप लोगों को अर्ली दिख गया हो, कुछ लोगों को नहीं दिखा है। इन्होंने सी जवाब जिन्होंने लिखा है उनको अभी भी नहीं दिखा है, लेकिन जिन लोगों ने बी जवाब लिखा है उनको अर्ली वर्ड दिख गया है। सिर्फ न्यूनेटल पीरियड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्ली भी लिखा हुआ है। एग्जाम में भगवान की कसम एग्जाम में अर्ली शब्द जो है वो नहीं दिखता है और उस चक्कर में हम नेगेटिव मार्किंग कर आ जाते हैं इतने इजी क्वेश्चंस के अंदर। तो आप अर्ली पीरियड को देखना सीखे, आप सवाल को अच्छे से पढ़ना सीखे। ये पहला ट्रिक है सक्सेस होने का, कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है वो अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि इससे अपन छोटी छोटी गलतियां करके आ जाते हैं और जो हमारे लिए डेंजरस होती है। तो अर्ली अगर पूछा है तो अर्ली और लेट दो होता है न्यूनेटल पीरियड, है ना, एक अर्ली होता है और एक लेट होता है। अर्ली पीरियड फर्स्ट 7 डेज का होता है और लेट 7 to 28 डेज का होता है। ऐसा बात नहीं है कि हमें यह पता नहीं, हमें यह पता होता है, लेकिन हमें तो ये अर्ली दिखे तब ना, ये एग्जाम में दिखता नहीं है। सिर्फ नियोनेटल पीरियड दिखता है, हम 28 डेज करके आ जाते हैं। जबकि जवाब क्या होना चाहिए? जवाब 7 डेज होना चाहिए, क्योंकि अर्ली नियोनेटल पीरियड फर्स्ट 7 डेज का होता है और उसके बाद में लेट नियोनेटल पीरियड आता है जो 7 to 28 डेज का होता है। तो टोटल पीरियड जो नियोनेटल पीरियड है वो 28 डेज का है, लेकिन अर्ली कितना होता है? 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, सी बिल्कुल खोटा जवाब है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है उसका, मोर्टेलिटी का सबसे कॉमन कारण क्या है? क्या होना चाहिए सबसे कॉमन कारण? अलग अलग वेराइटी ऑफ जवाब यहाँ पे आ रहे हैं। हाइपोथर्मिया, प्रीमेच्योरिटी, निमोनिया, रेस्पिरेटरी, अलग अलग तरीके के जवाब है आप लोगों के। क्लियर कर देता हूं, अगर सवाल आपको पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, तो जवाब हमेशा रहेगा प्री मैच्योरिटी। क्या जवाब होना चाहिए? प्री मैच्योरिटी। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, सीवियर एनीमिया, सेप्सिस, प्री मैच्योरिटी, हाइपोथर्मिया। तो कभी खोटा जवाब मत दे देना, कभी हाइपोथर्मिया भूल से भी मत लिख देना। हाइपोथर्मिया बिल्कुल गलत जवाब है, खोटा जवाब है। प्रीमेच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया। और जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। प्रीमेच्योर बच्चों में सरपेक्टेंट सही नहीं होते हैं,
इसलिए बच्चे जो है उनका एलएस रेशियो गड़बड़ होता है, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है और प्रीमेच्योर बच्चे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण एक्सपायर हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज न्यूनेटल मोर्टेलिटी का यहाँ पे क्या रहेगा, प्रीमेच्योरिटी रहेगा। हाइपोथर्मिया जो होता है वो बच्चे के प्रीमेच्योर होने की वजह से, फ्लूइड के इनटेक नहीं करने की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने की वजह से और लेस गैस्ट्रेशनल एज होने की वजह से बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है। लेकिन हाइपोथर्मिया में जाने का कारण भी प्री मैच्योरिटी इटसेल्फ था। तो प्री मैच्योरिटी एक बड़ा कारण है न्यूनेटल मोर्टेलिटी का इंडिया के अंदर। इसलिए प्री मैच्योर बच्चे पैदा न हो, इसलिए मदर के हेल्थ को बढ़ाना पड़ेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज वहां पे स्टेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एलबीडब्ल्यू बेबी, लो बर्थ वेट बेबी का क्या डेफिनेशन होता है। एलबीडब्ल्यू बेबी किसको कहते हैं, वेट लेस देन 2.5, लेस देन 2, 1.5 और 1 kg। आल्सो ए इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। एलबीडब्ल्यू बेबी जो होता है, नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है वो 2.5 टू 3.5 kg होता है। एवरेज जो होता है वो 2.8 kg होता है। तो मिनिमम वेट 2.5 होना ही चाहिए और 2.5 से अगर कम वजन है तो उसको हम लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखेंगे। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, इट शुड बी लेस देन 2.5 kg। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लेस देन 2.5। लेस देन 2 kg की कैटेगरी कुछ नहीं होती है। लेस देन 1.5 को वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से हम जानते हैं और लेस देन 1 kg को एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आपको एक्सट्रीम लो बर्थ वेट पूछे तो लेस देन 1, वेरी लो बर्थ वेट पूछे तो लेस देन 1.5 और सिर्फ लो बर्थ वेट बेबी पूछे तो लेस देन 2.5 kg। ये 3 यूनिट आपको यहाँ पे याद रखनी है और करेक्ट आंसर यहाँ पे जैसा आप लोगों ने बताया ए होगा, तो डेफिनेटली ए इज द करेक्ट वन, वेट लेस देन 2.5 kg, लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी के फीचर है सारे के सारे, प्री मैच्योर बच्चे के फीचर है, एक को छोड़ के 4 ऑप्शन दिए होंगे। प्री मैच्योर बच्चे के फीचर है, एक नहीं है बाकी सब है। नो क्रीजेज ऑन सोल, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एबंडेड लेन्यूगो, थिक ईयर कार्टिलेज और एम्प्टी स्क्रोटम। देखिएगा, प्री मैच्योर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक पूछे, वो बच्चा जो मैच्योर नहीं है। अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो उसमें क्रीजेज बोलते हैं जो हाथ की रेखाएं होती है, तो उसके नंबर लेस होते हैं या नहीं होते हैं। और जब बच्चा मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्रीजेज के नंबर जो होता है वो मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मैच्योर बच्चे में तो क्रीजेज के नंबर जो है वो ज्यादा होते हैं और प्री मैच्योर बच्चे के अंदर, प्री मैच्योर बच्चे के अंदर क्रीजेज के नंबर लेस होते हैं। ये लिखा हुआ है नो क्रीजेज और लेस क्रीजेज, तो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एबंडेड लेन्यूगो, लेन्यूगो जो होते हैं वो प्री मैच्योर बच्चे के अंदर मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं और मैच्योर के अंदर लेस होते हैं। लेन्यूगो जो होते हैं वो फाइन डाउनी हेयर होते हैं बच्चे की बॉडी के ऊपर, प्री मैच्योर में ज्यादा होंगे, मैच्योर में कम होंगे। ये बच्चा प्री मैच्योर है। एबंडेड वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, घने, तो घने लेन्यूगो वहां पे प्रेजेंट है, मोर लेन्यूगो है, ये प्री मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। एम्प्टी स्क्रोटम, प्री मैच्योर बच्चा जो होता है, स्क्रोटम जो होते हैं उसके अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो पहले एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होते हैं और फिर वो डिसेंड होते हैं। प्री मैच्योर बच्चे में टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं, मैच्योर बच्चे में टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं। तो मैच्योर बच्चे का तो जो स्क्रोटम है वो भरा हुआ रहता है क्योंकि उसमें टेस्टिस होता है, जबकि प्री मैच्योर बच्चे का स्क्रोटम एम्प्टी रहता है क्योंकि उसमें टेस्टिस आ नहीं पाते, क्योंकि उसके आने का एक पर्टिकुलर टाइम है कि वो 33 और 36 वीक पे आएगी और बच्चा अगर 32 वीक पे पैदा हो गया तो उसका स्क्रोटम जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। ए, बी और डी तीनों ही प्रीमेच्योर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन जो प्रीमेच्योर बच्चा होता है उसका ईयर कार्टिलेज जो होता है, ईयर पिन्ना जो होता है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट जो है ईयर कार्टिलेज, वो थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। और मैच्योर बच्चे का थिक होता है। क्वेश्चन में लिखा है कि उसका थिक होगा, उसका थिक नहीं होगा। थिक किसका होगा, मैच्योर बच्चे का। और प्री मैच्योर का कैसा होगा, थिन। तो थिक की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो सी बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आंसर जो है यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो नो क्रीजेज ऑन सोल, एबंडेड लेन्यूगो और एम्प्टी स्क्रोटम प्री मैच्योर बच्चे का साइन है। थिक ईयर कार्टिलेज जो है वो प्री मैच्योर बच्चे के क्लिनिकल साइन के अंदर नहीं आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। न्यूनेटल केयर के बारे में थे, अर्ली न्यूनेटल पीरियड के अंदर दी जाने वाली एसेंशियल केयर थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव लिखना ना भूले। और इसके अलावा एक काम, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके का रेस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं और उनका रेस्पॉन्स अच्छा है। और वो ये सजेशन जो है, आपके दिए हुए सजेशन को भी वो तारीफ करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मदद किया है कई लोगों का। इस मदद को बरकरार रखिए, जहां तक आप कर सकते हैं उसको करने का कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को, इस कंटेंट को पहुंचाएं, ताकि वो भी आपकी तरह एक बेहतरीन तैयारी कर सके और अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। और जिस दिन वो सफल होंगे, उस दिन याद रखिएगा, वो उस आदमी को पहले धन्यवाद देंगे जिस आदमी ने उनकी मदद की थी, और वो इंसान आप होंगे। तो आप अगर वास्तव में हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हो और भगवान का दिया हुआ ये शरीर जो है उसका बेहतरीन तरीके से ह्यूमन काइंडनेस के अंदर अगर यूज करते हैं, तो आप जो है एक बेहतरीन जगह पे होंगे इन फ्यूचर। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में हम यहाँ पे आज इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए वीडियो के साथ में। सिलेबस को इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस सीएचओ का कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो जुड़े हुए रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए एक छोटा विराम के बाद में कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।